हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस किया था। आज हम न्यूक्लियस को कवर करेंगे। जिस तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास को कंट्रोल करने के लिए एक क्लास मॉनिटर होता है, ठीक उसी तरीके से सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि देखता है कि सेल के सारे फंक्शन ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। इसे हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं और इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है या कंपोनेंट होता है सेल के अंदर, और ये सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट पाया जाता है सेल के अंदर। मतलब सेल में जितने भी कंपोनेंट्स या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने अपने फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उन्हें ही हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। उनमें से ही एक है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल को के कैरियर में हेल्प करता है। मतलब जो डीएनए होता है उसका सिंथेसिस इस न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, इसका जो सिंथेसिस है वो न्यूक्लियस में ही होता है। ये क्या काम करता है, जब हम कहते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से ये ट्रेट्स या ये क्वालिटीज़ मिली हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें डीएनए से ही पता लगती हैं। डीएनए ही हमारे सेल के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी ग्रोथ हो रही है, वो सब डीएनए से ही हमें पता लगती हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है सेल का। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे हम सिंगल न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी सिंगल न्यूक्लियस को हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, जिसमें यूनि का मतलब होता है सिंगल और न्यूक्लिएट का मतलब होता है न्यूक्लियस। लेकिन हर बार सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सेल के अंदर दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो। जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। बाय मतलब टू और न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। लेकिन जब सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस, एक से दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और उनके एग्जाम्पल्स हम बात करें तो उनके एग्जाम्पल्स हैं सीव एलिमेंट्स इन फिलोएम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फिलोएम पार्ट में सीव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और जो मैमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनमें भी ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इसके फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का जो काम होता है वो हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करना होता है। अब क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है सेल का, तो जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो इसकी स्पेस और भी ज़्यादा मिल जाएगी रेड ब्लड सेल्स को। तो जो स्पेस मिलेगी रेड ब्लड सेल्स को वो ये हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस इज़ यूजुअली डेंस, स्फेरिकल और ओवल इन शेप। न्यूक्लियस ज़्यादातर ओवल शेप या स्फेरिकल शेप में पाया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स। जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादातर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 10 to 12% डीएनए से, 2 to 4% आरएनए और 3 to 5% लिपिड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। मेनली ये 4 पार्ट्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। इसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम न्यूक्लियर एनवलप भी है। एनवलप क्या होता है? कवर होता है ना, तो न्यूक्लियस का जो कवर है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो डार्क ग्रीन लेयर आप देख पा रहे हैं इसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं।
इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में आप ये जो स्पेस देख पा रहे हैं, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये बीच में, ये न्यूक्लियस के सभी पार्ट्स में ये स्मॉल पोर्स बने होते हैं जहाँ से मटेरियल को हम क्रॉस करवा सकते हैं। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद हो, तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था जिसमें हमने कहा था कि सेल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से मटेरियल क्रॉस होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं और इनके बीच में ये जो न्यूक्लियर पोर है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से मटेरियल पास हो सके, लेकिन मटेरियल पास होने की जो न्यूक्लियस में स्पेस होती है वो इन मेम्ब्रेन के बीच में बनी होती है। जगह जगह ये न्यूक्लियर पोर्स बने होते हैं जहाँ से हम मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर एक्सचेंज करा सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो मेम्ब्रेन है इससे ये एक और लेयर अटैच होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरीके से सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक उसी तरीके से जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर आप ये जो ब्लू कलर का मटेरियल देख पा रहे हैं इसे ही हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस all of the parts of the nucleus in detail. First we will talk about nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप और कैरियोथिका भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बनी है, ठीक उसी तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, अगर आपने ध्यान से स्ट्रक्चर देखा हो तो ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होती है इनर लेयर और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो न्यूक्लियस के अंदर वाली लेयर होती है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं और ये जो आउटर वाली लेयर होती है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों आपस में अटैच होती हैं और इनके बीच में जो स्पेस होता है इसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये जो गैप है, ये स्पेस आप जो देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा फ्लूइड नेचर का होता है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। ये आउटर लेयर जो होती है मेम्ब्रेन की ये फर्दर अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम न्यूक्लियर सैप और कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसमें जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स होते हैं और काफ़ी सारे आयंस, इनका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये फर्दर आरएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट आता है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये न्यूक्लियस में डायरेक्ट प्रेजेंट होता है बिना किसी मेम्ब्रेन के, बिना किसी सपोर्ट के। और ये थिक होता है, राउंड बॉडीज़ होती है, मतलब ये ज़्यादातर राउंड शेप में ही आपको देखने को मिलेगा और ये सभी न्यूक्लियस में एक ही पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है वो मेनली प्रोटीन्स और आरएनए से मिलके बना होता है और इनका काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है वो राइबोसोम को सिंथेसाइज करने का होता है।
राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये जो आपको ब्राउन कलर के पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हें ही हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं और न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं और मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाते हैं। ये फर्दर हमारे डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट, क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में रैंडमली पाया जाता है। ये इंटरवाइंड शेप में होता है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है। जैसे धागा उलझा हुआ होता है ना, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस में ये एक उलझे धागे की तरह ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है, हमने स्टार्टिंग में सेल का डिवीजन देखा था किस तरीके से सेल डिवाइड होता है और दो अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। तो जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे ये अपने शेप को चेंज करता है। इसका शेप थ्रेड से कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था तो इसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। लेकिन जब ये कंडेंस होके एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है तो इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमो मतलब कलर और सोम मतलब बॉडी। ये जो क्रोमोसोम होता है इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। दिस मीन्स कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके ही बना होता है। डीएनए जिसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, मतलब हमारी लाइफ का सारा ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। हमारी सारी डिटेल्स, सारी सेल की फंक्शन सब कुछ बता देता है ये डीएनए। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये क्रोमोसोम्स में हमें देखने को मिलता है। और जो हम जीन्स की बात करते हैं वो सब डीएनए से ही हमें मिलती हैं। जीन्स एक फॉर्म है जो डीएनए के अंदर पाई जाती है। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये जो आप आर्म्स देख पा रहे हैं इन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं और इन आर्म्स को जोड़े रख रहा है ये एक सेंटर में एक पॉइंट है जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। बेसिकली इस क्रोमोसोम का काम हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का ही होता है। ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स। अब हम इस न्यूक्लियस के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका फंक्शन क्या होता है। इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल का ग्रोथ कैसे होता है, सारे काम न्यूक्लियस के अंडर आता है। इट कंट्रोल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड आरएनए। न्यूक्लियस हेल्प करता है किसको? राइबोसोम और आरएनए की सिंथेसिस को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है उसमें हेल्प करने में हेल्पफुल होता है ये न्यूक्लियस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।